हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज है सोमवार और हम लोग हाजिर हैं एक अल्टीमेट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ का सेट लेके, जो कि सेट नंबर 7। सारे एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आए हैं मल्टीपल टाइम्स 2 3 4 बार पूछे गए, उनका सेट उठाया गया है फिर से। तो आगामी सारे एग्जामिनेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक 6 सेट हो चुके हैं, 1 2 क्वेश्चन उनसे भी शामिल किया गया है ताकि आपका रिवीजन भी चेक हो जाए। ठीक है, तो आते हैं नंबर क्वेश्चन 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? हमने किसी एक सेट में इसके बारे में बताया है, फिर से यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हम लोग करेंगे। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 5 ईयर प्लान कौन सा ऐसा था जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में। क्लियर है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में और उस समय चल रहा तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था उसका कार्यकाल था 1961 से लेके 1966 ईस्वी तक, और 65 में हमारा हरित क्रांति आ गया था। हरित क्रांति को भारत में जो लाए हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जैसा हम हमेशा बोलते हैं हर वीडियो में कि आप जब मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो कॉपी पेन जा साथ में ज़रूर रखिए, सेट नंबर लिखते जाइए और उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं मैं जो बोलता हूँ आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए। एग्जामिनेशन में आपको गारंटी है बहुत मदद करेगा। तो हरित क्रांति को भारत में लाने का जो श्रेय है वो है सी सुब्रमण्यम को। किनको है? सी सुब्रमण्यम को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। हरित क्रांति का जो मेन फोकस था, जो लक्ष्य था, एम था, वो था भारत में किसानों के जो कृषि वाली जो ज़मीन है उनमें कृषि के उपज को बढ़ाना। क्लियर हो गया। हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसका उपनाम है? पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना क्या है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं। फ्रेंड, इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में A B C या D क्वेश्चन नंबर के साथ लिख के दे सकते हैं। क्लियर है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड एक्चुअली शिलोंग को बोलते हैं और ये मेघालय में है, तो इसलिए इसका मेघालय सही आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किन 2 शहरों को जोड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेशनल हाईवे से पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है, 4 जो है, वो किन 2 शहरों को जोड़ता है? आगरा मुंबई, दिल्ली कोलकाता, मुंबई चेन्नई और मुंबई दिल्ली। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है वो मुंबई और चेन्नई को जोड़ेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 44, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है और ये है 4112 किलोमीटर। कितना है? 4112 किलोमीटर। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, थोड़ा इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये तो हम लोग ज्योग्राफी सबके बारे में पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा इतिहास से जुड़ा हुआ है कि जो NH 1 है, ठीक है, जो NH 1 है, तो ये जो NH 1 है, ये किसने बनवाया था? वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। और क्योंकि इसको बनवाने का श्रेय किनको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है, इसलिए शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सड़क ए आजम। किनको बोलते हैं? शेरशाह सूरी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि NH 4 जो है उसका आंसर तो हो गया कि मुंबई चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन सबसे जो आपका लंबा राजमार्ग है वो है NH 44, जो कि मुंबई कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक को जोड़ता है। पहली बात, NH 1 जो है उसको बनाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है और शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम भी बोलते हैं। किनको बोलते हैं? शेरशाह सूरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ये भी पीछे सेट से क्वेश्चन उठाया गया रिवीजन के तौर पे। भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। नागपुर, कानपुर, आगरा और दिल्ली। सही जवाब जो है कानपुर, बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम ऐसे वीडियोस लेके आते हैं सप्ताह के 3 दिन। कौन कौन से दिन आते हैं? वो आता है मंडे यानी सोमवार, वेडनेसडे यानी बुधवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार। 25 क्वेश्चंस का सेट होता है जो एग्जामिनेशंस में मोर देन 3 टाइम्स पूछे चुके होते हैं। अगर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उनको ये क्वेश्चन पे ज़्यादा नज़र है और इसलिए वो क्वेश्चन ऐसे बार बार रिपीट कर जा रहे हैं
और यही सब सेट मैं आपको डिटेल में कुछ जो फैक्ट्स जुड़े होते हैं उनसे मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी है उनको ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के जो वीडियो सप्ताह के 3 दिन आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ऊन की सबसे पहली मिल कब स्थापित की गई थी? ऊन की पहली मिल, भारत में ऊन की पहली मिल कब स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5। तो 1870 में, 82 में, 1950 में और 1876 ईस्वी में। तो देखो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन, कहीं कहीं आपको 1876 मिलेगा, कहीं कहीं आप लोग को 1870 मिलेगा। एक्चुअल क्या होता, 1870 ईस्वी में ही, 1870 ईस्वी में कानपुर में, कहाँ पर? कानपुर में ऊन की पहली फैक्ट्री लगी थी। अच्छा, इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में राजस्थान और पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, और ये विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां। तो भारत में ऊन की मिल पहली 1870 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो गया। विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर हो गया। और भारत की अगर रैंक की बात करें तो भारत 7वें स्थान पर आता है विश्व में, और राजस्थान और पंजाब जो है सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से है। केलूर झील किस राज्य में है? कौन सा झील? केलूर झील किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य में केलूर झील है? क्वेश्चन नंबर 6। तो केलूर झील जो है आंध्र प्रदेश में है। डी इसका राइट आंसर हो गया। और कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच बने डेल्टा पे झील है, और मीठे पानी का बहुत ही बड़ा झील है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा पाउंड, डॉलर, यूरो और दिनार। सही जवाब क्या होगा? जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। सी इसका राइट आंसर हो गया। पाउंड का, पाउंड स्टर्लिंग एक्चुअली होता है जो यूनाइटेड किंगडम में चलता है, पाउंड स्टर्लिंग। डॉलर तो बहुत कंट्री में चलता है। कौन कौन से है? जैसे अमेरिका है, यूएस है, कनाडा है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है, न्यूजीलैंड है। इन सब कंट्री में डॉलर चलता है। लिख लीजिएगा, डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड, इन सब पे चलता है। दिनार की अगर बात करें तो कुवैत में दिनार चलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोटा नहर किस देश में है? गोटा नहर किस देश में है? स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और आइसलैंड। ये 4 ऑप्शंस दिए गए, तो आपको क्या जवाब देना है? गोटा नहर किस देश में है? सही जवाब जाएगा स्वीडन को। ए इसका राइट आंसर हो गया। गोटा नहर कहाँ पे है? स्वीडन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1946, 1932, 1939, 1930। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो 3 मई 1939 को हुई थी। और इसकी स्थापना जो की थी, किन्होंने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इनका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? भारत की मुक्ति। क्या था? भारत की मुक्ति। तो इसका स्थापना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी रखा गया था। और इसके जो महासचिव थे वो थे देवव्रत विश्वास। कौन थे? देवव्रत विश्वास इसके महासचिव थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 को हुआ था, 3 मई को। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके महासचिव कौन थे? देवव्रत विश्वास। एकता प्रथा को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एकता प्रथा, पहले ये जान लें एकता प्रथा क्या था। एकता प्रथा ये था कि एक केंद्रीकरण का साधन था, जिसमें जो सैनिक लोग थे उनको इस्लाम प्रचार प्रसार के लिए और अच्छे कामों के लिए उनको सैलरी के बदले उनको ज़मीन दिया जाता था। ये था एकता प्रथा। इसको लाने वाला 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश था, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। कौन था? इल्तुतमिश। कब लाया था? 1226 ईस्वी में। अब इसको ख़त्म करने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। डी इसका राइट आंसर हो गया। एकता प्रथा को ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी को। तो आपने समझ गए एकता प्रथा क्या थी? केंद्रीकरण का एक साधन था, और इसमें सैनिकों को, सिपाहियों को, या जो उनके अधिकारी होते थे उनको सैलरी के तौर पे ज़मीन दिया जाता था। इसको लाने वाला इल्तुतमिश था, जो कि 1226 ईस्वी में लाया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना, बुडापेस्ट, बर्लिन और पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी क्या है, ये पहले ही जानते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी क्या है? जो भी ऑटोमिक पावर एनर्जी कंट्री है, जिनके पास परमाणु शक्ति है, उसको सही ढंग से यूज़ करवाना, या फिर कोशिश करवाना कि परमाणु शक्ति का यूज़ ना हो, उस पर रोक लगाना। ये इस एजेंसी का काम है। इसका जो गठन हुआ था वो हुई 29 जुलाई
1957 में इसका गठन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ है ये? ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, सुनिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी वियना, वहीं पर इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन हम वीडियो लेके आते हैं। 25-25 क्वेश्चन का सेट होता है और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में सारे पूछे जा चुके होते हैं। क्वेश्चन पे, भारत के किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है, यानी पक्की सड़क की लंबाई सबसे ज़्यादा है? दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। सही जवाब क्या होगा? ये पक्की सड़क की लंबाई, ये सही है महाराष्ट्र। कच्ची सड़क में सबसे ज़्यादा उड़ीसा और पक्की सड़क में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। सी इसका राइट आंसर हो गया। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952, 1948, 1965 और 1943। सही जवाब क्या होगा? तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो था उसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1948 को। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो गया। 3 अगस्त 1948। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें थे प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सूरत किस नदी के तट पर स्थित? बहुत आसान लेकिन कई बार पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और तप्ती। सही जवाब क्या होगा? तप्ती। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। पारा, जस्ता, सीसा और इस्पात। सही जवाब क्या होगा? तो आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जस्ता का प्रयोग करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे दबा लीजिएगा ताकि आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 75 में क्वेश्चन टॉप लेवल के उसके सेट्स के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है? क्वेश्चन कई बार देखा गया, बहुत बार देखा गया कि भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है? कोच्चि, चंडीगढ़, पांडिचेरी या कोयम्बटूर। सही जवाब जाएगा पांडिचेरी। सी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला, पंचकुला, पंजावर, जयपुर। 4 ऑप्शन दिए गए और यह है अम्बाला जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ, किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है, जो लॉर्ड शिवा को है, लॉर्ड शिव को है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, तो उड़ीसा में है भुवनेश्वर। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन पे, बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण क्या है? बासी मक्खन में दुर्गंध होता है, एक खट्टे टाइप की महक होती है, उसे क्या सा? ब्यूट्रिक एसिड, वैलेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो सही जवाब है ब्यूट्रिक एसिड। ए इसका राइट आंसर है। ब्यूट्रिक एसिड का सेहत के तौर पे बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है और आपके बॉडी में जो जो इम्यून पावर, जो रोग रोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, जिससे आप बीमार कम पड़ते हैं। तो बासी मक्खन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। संचायक बैटरी साधारणतः क्या होता है? टंगस्टन, कैडमियम, सीसा और टीन। क्या होगा? संचायक बैटरी में शीशा होता है। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्या है देखिए। मुस्लिम लीग के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना पहले हुई थी 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी और उसका कहाँ हुआ था? पुणे, दिल्ली, कोलकाता, कराची। तो कराची में पहला सम्मेलन हुआ था। डी इसका राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ प्यार दीजिएगा, अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं और आप, उम्मीद करता हूँ आप हमारा वीडियो जब भी देख रहे हैं तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे पढ़ें। हर पेज पे, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पे आप सेट नंबर लिखते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सारे लिखते जाएंगे। सारे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको उम्मीद है आगे एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो आप इसे आसान में या ऐसे नहीं जाने दीजिएगा, सारे पॉइंट्स मैंने बहुत मेहनत करी इस पर, तभी ये सेट आपके पास आता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? देखिए, वीडियो जीके का आप जाइएगा यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, वो सिर्फ क्वेश्चन उठा के, ऐसे तो क्वेश्चन बैंक के मार्केट में एक से एक अच्छी अच्छी किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको वो पढ़ना है जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। तो भारत संविधान का किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 62, 17, 14 या 39। सही जवाब क्या होगा? तो समता के अधिकार की बात की तो वह अनुच्छेद 14। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या क्या होती है? आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है? तत्व का भी जो तत्व होता है उसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है। एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, तत्व का तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 28। और कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। जो 28 जो हैं आपके आंतरिक संक्रमण तत्व, इसमें 2 पार्ट हैं, 14 और 14। एक 14 जो है वो है लेंथेनाइड। क्या है? लेंथेनाइड, LANTHANIDE, लेंथेनाइड। और जो दूसरा 14 है वो है एक्टेलाइड, ACTE, एक्टेनाइड, NIDE। एक्टेनाइड और लेंथेनाइड 14 संख्या होती हैं जिसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इसकी संख्या कितनी? 28। ए इसका राइट आंसर हो गया। आज की वीडियो को सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो देखते हैं क्या है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, पीनियल, पीयूष या एड्रिनल? तो जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूषिका। पीयूषिका बोलते हैं इसको, पीयूषिका बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो होता है उसके नीचे होता है। आप देखते हो सर का जो बच्चे का पार्ट होता है उसका एक पलपला करता हुआ एक पार्ट होता है, उसको हाइपोथैलेमस झिल्ली बोलते हैं। उसी के नीचे पीयूषिका होती है, उसका दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि। दोनों एक ही है, पीयूषिका या पीयूष ग्रंथि। सी इसका राइट आंसर हो गया। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो वो क्वेश्चन क्या है कि दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? दीन ए इलाही, तो दीन अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। दीन ए इलाही धर्म क्या था कि इसमें मूल तत्व को इस धर्म के तहत, दीन ए इलाही धर्म में, इस धर्म के अंदर जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सब धर्म में मूल तत्व को डाला जाएगा। मूल तत्व जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में डाला जाएगा। ये तो दीन ए इलाही का मतलब। तो इसको 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में अकबर ने इसको प्रस्तावित किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही बने रहेंगे परफेक्ट पुस्तक के साथ। ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो अगले वीडियो लेकर हम लोग कब मिलने वाले हैं? बुधवार को मिलने वाले हैं। फिर से 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। जय हिंद, जय भारत।